देखो विलयन की सांद्रता इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, सेकंड लेसन का ये टॉपिक है, पढ़ा चुके हैं, न्यूमेरिकल भी हो चुके हैं। न्यूमेरिकल जब तक अपने आप से नहीं लगाओगे, हार्ड प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक ऐसा लगेगा जैसे हमने कुछ किया ही नहीं इसमें। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा मेहनत मांगता है। यहाँ पर देखो, सबसे पहला जो टॉपिक इसमें आता है, विलयन की सांद्रता को हम कितने टाइप से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो विलयन की जो सांद्रता होती है, सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन। ठीक है, जैसे हमारे पास वो वाला जरा सैनिटाइजर उठा बेटा। हमारे पास दो प्रकार के सैनिटाइजर हैं, देख रहे हो। एक ये सैनिटाइजर है जो कि देख रहे हो पानी की जैसा है बिल्कुल। एक ये सैनिटाइजर है जो कि ग्रीस के जैसा है, एकदम टाइट, दिख रहा है कि नहीं। तो अब आपसे पूछें कि किसकी सांद्रता ज़्यादा है, लेफ्ट वाले की या राइट वाले की। मेरे हिसाब से तुम्हारे हिसाब से राइट वाले की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और लेफ्ट वाले की कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि उसके अंदर कितनी विलेय की मात्रा घुली है, समझ गए। सांद्रता डिपेंड करती है उसके अंदर घुले हुए विलेय की मात्रा पर। किस पर निर्भर करती है, ठीक है। तो किसी भी विलयन के अंदर अगर विलेय की मात्रा ज़्यादा है तो फिर उसकी सांद्रता क्या होगी, ज़्यादा होगी। विलेय की मात्रा कम है तो सांद्रता कम होगी। अगर सांद्रता का सीधा सा मतलब बताएं तो गाढ़ापन, या यूँ कहें कि विलेय की घुली हुई मात्रा। तो किसी भी विलयन में विलेय की घुली हुई मात्रा को प्रदर्शित करते हैं तो उसी को हम कहते हैं कि कितने प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखिए कितने प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। देखो इसके तो दो आधार हो जाते हैं, एक होता है मात्रात्मक आधार पर, या ठीक है क्या होता है, एक होता है गुणात्मक आधार पर। समझ रहे हो ना, कितने आधार हैं इसके, दो आधार, गुणात्मक आधार पर और मात्रात्मक आधार पर। अब गुणात्मक आधार पर तो हम ऐसे ही कह सकते हैं, जैसे कि हमने कहा कि अगर ये कम होगा तो तनु विलयन होगा, अगर ज़्यादा होगा तो सांद्र विलयन होगा। लेकिन असल मायने में हमें अगर अच्छे से परखना है तो हमें ये सब चीज़ें बतानी पड़ती हैं। इसको हम कहते हैं मात्रात्मक आधार पर या मात्रात्मक वर्णन। तो अब मात्रा के आधार पर हम विलयन की सांद्रता की गणना करेंगे। तो मात्रा के आधार पर कैसे करते हैं, इसके कितने टॉपिक हैं, तो इसके कई सारे टॉपिक हैं। जैसे आपका पहला टॉपिक है द्रव्यमान प्रतिशत, हिंदी में कहते हैं मास, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मास परसेंटेज, या इसको शॉर्टकट में लिख सकते हो W/W। इसका फार्मूला क्या होगा, तो हम किसके लिए निकाल रहे हैं, हम विलेय की निकाल रहे हैं। हमने भी बताया सांद्रता किसकी, विलेय की बात होती है। तो विलेय और विलायक समझते हो सब लोग ना। विलेय वो जो घुल जाए, विलायक वो जो घोल ले। सपोज दैट शरबत का एग्जाम्पल दिया, शरबत में चीनी विलेय है और पानी विलायक है, तो वैसे ही समझो। तो सूत्र क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज इक्वल टू होता है विलेय का भार बटे विलयन का भार, और गुणे में सिंपल सा होता है। हम बात विलेय की करेंगे तो ऊपर किसको रखेंगे, याद रखो हमेशा ऊपर कौन रहेगा, विलेय रहेगा। नीचे विलायक भी हो सकता है और विलयन भी हो सकता है, लेकिन ऊपर कौन रहेगा, कभी भी ऊपर विलायक मत लिखना, समझ गए। तो बेटा यहाँ से हो जाएगा मास परसेंटेज कितना, विलेय का भार बटे विलायक का भार गुणे 100। जिनमें परसेंटेज की बात आएगी उनमें ये जरूर मिलेगा, समझ गए, कोई टेंशन। आगे बात करते हैं आयतन प्रतिशत, इंग्लिश में कहेंगे वॉल्यूम परसेंटेज या V/V। ये क्या होता है, अब किसकी बात हो रही है, आयतन की। तो ऊपर क्या हो जाएगा, विलेय का आयतन बटे विलयन का भार, गुणे में क्या 100 हो जाएगा। आ गया समझ में। इसके बाद में देखो क्या है, द्रव्यमान आयतन। क्या है, पहले द्रव्यमान की बात होगी फिर आयतन की बात होगी। तो ऊपर विलेय को रखते हैं तो विलेय का क्या होगा, भार होगा, और नीचे विलयन का क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। देखो इंग्लिश में कहते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज या W/V। अब W/V से समझ लो ऊपर क्या होगा, वेट, नीचे क्या होगा, वॉल्यूम।
का भार होगा सर, वहाँ विलेन का आयतन होगा। कहाँ पर विलेन का आयतन लिखा है? चेक करो, देखो फिर से। इसके तो आयतन ही लिखा है। हाँ सर, V/V लिखा है। अच्छा, V/V लिखा है, हाँ। यहाँ विलेन का आयतन कर लो, चलो ठीक है। यहाँ पर देखो, अच्छा परसेंटेज W/, क्या है? V। तो ये क्या हो जाएगा? विलेय का भार बटे विलेन का आयतन। और देखो परसेंटेज मैंने बताया, जहाँ जहाँ परसेंटेज की बात करेगा वहाँ ये जरूर रहेगा, गुणे में 100। इसके बाद बात करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल आता ही आता है लगभग। कौन है? अंश प्रति मिलियन। अंश प्रति मिलियन भी होता है और अंश प्रति बिलियन भी होता है। तो जब बिलियन बोल देगा तो 10⁹ कर देंगे, इतना सा, ठीक है। और मिलियन बोलेगा तो 10 लाख होता है, तुम्हें पता है, समझ गए? तो ये हो जाएगा हमारा, इंग्लिश में कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, या शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? ppm। फार्मूला क्या हो जाएगा? विलेय का भार बटे विलेयन का भार गुणे 10 की घात कितनी? 6। 10 की घात 6 का मतलब है 10 लाख। क्या मतलब है? 10 लाख या 1 मिलियन, ठीक है। कहते किसको हैं? तो देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा था कहीं पर, सबसे ऊपर, वो तो मोल अंश है, ठीक है। अरे ऐसे समझ लो, किसी विलियन के 10 लाख ग्राम में, किसमें? 10 लाख ग्राम में, किसी विलियन के 10 लाख ग्राम में, कितनी मात्रा में? किसी विलियन के 10 लाख ग्राम मात्रा में जितना विलेय घुला होता है, क्या घुला होता है? जितना विलेय घुला होता है उस विलेय की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? ppm कहते हैं, ठीक। इसके बाद में नीचे आ जाते हैं, मोलरता की बात करें, मोलैरिटी इंग्लिश में कहते हैं। फार्मूला पता है तुम्हें क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेयन का आयतन, किसमें? लीटर में। अब अगर हम यही कहते हैं मोलरता के बदले मोललता, मोलैलिटी, तो मोलैलिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा? देखो, इसको मिटा सकते हैं। अब मोलैलिटी देख लो, मोलैलिटी, इसका फार्मूला क्या होता है? याद है किसी को? क्या होता है बताओ? विलेय के मोलों की संख्या, इसको लिखते हैं स्मॉल m से। फार्मूला क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या, और बटे में क्या होगा? विलायक का भार। विलायक का भार किसमें? किलोग्राम में। कितना सिंपल सा फार्मूला है, हैं? ये भी समझ में आ गया। इसके बाद में लास्ट जो हमारा बचता है वो देखो, नॉर्मलता और फार्मलता जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब NCERT के सिलेबस में नहीं है। और पिछले सत्र में 2019 में इसके क्वेश्चन भी नहीं आए, 2020 में भी नहीं आए, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम में नॉर्मलता और फार्मलता से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो उस बेस पर आपको इसको सिर्फ एक बार पढ़ लेना है, बाकी प्रैक्टिस नहीं करनी इसकी, ठीक है। तो बता देते हैं, नॉर्मलता भी बता दें क्या? चलो छोड़ो, इसको रहने दो, नॉर्मलता फिर कभी पूछ लेना। जो टॉपिक हमें इम्पोर्टेंट है वही पढ़ने हैं। मोल अंश की बात करते हैं। वैसे मैंने पढ़ा दिया ना नॉर्मलता, तो नोट्स तुम्हारे पास होगा। मोल अंश की बात कर लें। मोल अंश क्या होता है बताओ? मोल अंश, इसको इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन। तो सामने तुम्हारी डेफिनेशन लिखी हुई है कि विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है वो उस घटक का मोल अंश कहलाता है। क्या कहलाता है? मोल अंश। अब मोल अंश की डेफिनेशन देखो कितनी सरल है और कैसे आप समझोगे इसको।
जैसे आपके पास कोई सॉल्यूशन है, मान लो ये आपके पास एक जार है या कोई पात्र है, बर्तन है, उस बर्तन में एक विलयन भरा हुआ है, ठीक, दिख नहीं रहा ना, इधर आ जाओ इस सीट पे आ जाओ, बड़ी वाली समस्या, हाइट वाली समस्या है, जल्दी आया करो कल से और आगे बैठा करो इन लोगों से, ठीक है, लंबे लोग पीछे बैठा करें, हैं, नाटे लोग हमारे जैसे आगे बैठा करें, ठीक, आगे देखो। वैसे हम बहुत लंबे थे, तुम लोगों को पता है ना, बहुत लंबे थे, बस चलते 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 घिस गए, इधर देखो। तो नहीं, खाली हमसे पूछने आते थे कि ये बताओ लंबाई कैसे बढ़ाएं, आगे देखो बता दिए। यहाँ पर देखो क्या है ये, इसमें अगर मान लो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब होता है विलयन, ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब हल मत समझ लेना। इस विलयन में दो चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें हैं, दो चीज़ें, एक कोई विलेय है जिसका नाम क्या है ए, एक कोई विलायक होगा जिसका नाम क्या है बी। भाई विलयन दो ही चीज़ों से मिलकर बनता है, कौन कौन, विलेय और विलायक। तो मैंने मान लिया कि इसमें जो है ए नाम का विलेय है और बी नाम का विलायक है। अब अगर हमें ए का मोल अंश ज्ञात करना है, मोल अंश, इसका अर्थ समझो, ठीक है, मोल अंश, अंश माने क्या होता है, उसकी मात्रा, मोल माने क्या होता है, उसका मात्रक। किसी भी पदार्थ की मात्रा को जो नापने का मात्रक होता है वो कौन होता है, मोल होता है। तो मोल अंश जब हम निकालेंगे ए का, तो कहने का मतलब हम निकाल रहे हैं कि इस विलयन में ए कितना है। जब बी निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, हम ये निकालेंगे कि इस विलयन में विलायक कितना है, विलायक की मात्रा कितनी है। तो मोल अंश का मतलब ये होता है, ठीक है। अब मोल अंश कैसे निकालेंगे, चलो हम कहते हैं ए का मोल अंश निकालो। तो ए का मोल अंश कैसे निकलेगा बताओ। तो क्या बोला था कि उस घटक के मोलों की संख्या, घटक के, और याद रखना इसको जो है ऐसे लिखते हैं काई ए से, कैसे लिखते हैं, काई ए या एक्स ए लिख सकते हो। अगर तुम्हें काई बनाना नहीं आता है तो एक्स ए भी लिख सकते हो, ठीक है। वैसे काई बनाए होगे ज़्यादा ठीक रहेगा। तो काई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, घटक ए के मोलों की संख्या। क्या लिखेंगे, घटक ए के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, यही तो लिखा ना। तो घटक ए के मोलों की संख्या क्या होगी, उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, देखो एन से, किससे, मोलों की संख्या को किससे लिखते हैं, एन से। बात किसकी हो रही है, तो यहाँ लिख देंगे एन ए बटे कुल मोलों की संख्या, मतलब विलेय भी आ जाएगा और यानी कि एन ए प्लस एन बी। ये किसका निकल आया, ये ए का मोल अंश निकल आया। अगर कहे कि बी का मोल अंश ज्ञात करो, बी का मोल अंश, तो कैसे निकालेंगे, काई बी इज इक्वल टू एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। नीचे हमेशा सेम ही रहता, चाहे इसका निकालो चाहे उसका निकालो। आ गया समझ में। अब अगर हम आपको क्वेश्चन दे दें कि कोई विलयन है, ठीक है, उसमें जो है 5 ग्राम चीनी घुली है, 95 ग्राम जल है, तो जल व चीनी का मोल अंश अलग अलग ज्ञात करो। तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। अच्छा, अब ये एन ए जो है और जो एन बी है, इसके बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर। तो ध्यान रखना, मोलों की संख्या निकालने का सूत्र होता है घटक का भार बटे घटक का अणुभार। जैसे मान लो ए का निकालना चाहो, ए के मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या, तो क्या हो जाएगा, ए का बटे ए का अणुभार। बात समझ में आई कि नहीं बताओ। अगर बी का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी का भार बटे बी का अणुभार।
अब चीज़ें सरल लग रही हैं कि नहीं पहले से, पहले की अपेक्षा? तो रिवीजन करने का ये थोड़ा सा फ़ायदा मिलता है, जब रिवाइज करते हैं तो चीज़ें दोगुना समझ में आती हैं। अब ये सोचिए तुमको याद भी हो रही होंगी,